मैं डॉक्टर प्रीति पंत, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एवं एनवायरमेंटल साइंसेज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमएससी पर्यावरण विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन में आने वाले ENS 506 एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड हेल्थ की यूनिट 2 के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वायु प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य वायु प्रदूषकों के स्रोत, प्रकार और वायुमंडल में उनके व्यवहार को समझना है। अब सबसे पहली चीज ये आती है कि वाई एयर क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट और वाई इट मैटर्स। हवा की गुणवत्ता को समझना केवल पर्यावरण विज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व का मूल आधार है। यह एक मूलभूत सत्य है कि हम भोजन और पानी के बिना तो कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। स्वच्छ हवा हमारे अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि तेजी से होने वाला अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वायुमंडल की प्राकृतिक संरचना, नेचुरल कंपोजिशन को नाटकीय रूप से बदल दिया है। यह केवल मनुष्य के फेफड़ों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि वायु प्रदूषण एक व्यापक खतरा है जो पशुधन, फसलें, वन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम और यहाँ तक कि बिल्डिंग मटेरियल्स को भी, जो कि हमारी निर्माण सामग्रियां हैं, उन्हें भी खराब करता है। अब अगर मैं भारत के संदर्भ में प्रकाश डालूं तो 2020 में दुनिया के 30 सबसे प्रभावित शहरों में भारत के 25 शहर शामिल थे। यह बताता है कि यह समस्या कितनी गंभीर है। साथ ही खुला और घरेलू बायोमास जलाना अकेले वैश्विक कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का 25% है। अतः यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रदूषण स्रोत है। अब अगर मैं वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के बारे में बात करूं कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, तो वायु प्रदूषण के स्रोतों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली है नेचुरल सोर्सेज, दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज मतलब प्राकृतिक, एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव जनित स्रोत। तो जो प्राकृतिक स्रोत हमारे हैं, ये वो स्रोत हैं जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना प्रकृति में होने वाली प्रक्रियाओं से वायु प्रदूषण उत्सर्जित करते हैं। इसके अंदर आने वाले स्रोत हैं, सबसे पहला हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे कि हमारी मिट्टी, वनस्पति और अन्य प्राकृतिक सामग्री जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा एरोबिक और एनोबिक अपघटन से प्राकृतिक यौगिक, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्पन्न होते हैं। मिट्टी में अजैविक नाइट्रोजन के जैविक ऑक्सीकरण से नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड N2O जैसे नाइट्रोजन यौगिक बनते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नेचुरल सोर्सेज। तो हमारे जो वेटलैंड्स हैं और महासागरों में जीवाणु गतिविधियों के कारण मीथेन का उत्पादन होता है। फोटोप्लांटकॉन से डायमेथिल सल्फाइड DMS उत्पन्न करते हैं जो वातावरण में प्रवेश करते हैं। अगली जो सोर्सेज हैं वो हमारी फॉरेस्ट फायर्स हैं। हमारी जंगलों में लगने वाली जो आग है, ये किसका महत्वपूर्ण कारण है। बिजली गिरने से लगने वाली आग प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित प्रदूषकों में कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेटेड मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, गैर मीथेन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और सल्फर शामिल हैं। अब अगर मैं इसके अलावा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की बात करूं तो ज्वालामुखी विस्फोट और गैर विस्फोटक दोनों अवधियों के दौरान गैसें और एरोसोल्स पार्टिकल्स वायुमंडल में मुक्त होते हैं, जिनमें जो उत्सर्जित पदार्थ हैं वो हैं जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और महत्वपूर्ण एरोसोल्स। ये सभी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। अब अगर हम बात करें एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस के बारे में, तो ये वो स्रोत हैं जो मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं और वायु प्रदूषण में अपना सबसे बड़ा योगदान देते हैं। इसके अंदर आता है इंडस्ट्रियल एनर्जी। इंडस्ट्रियल एनर्जी बिजली उत्पादन करने के लिए कंबस्टन प्रोसेस होती है, जिसका उपयोग औद्योगिक उपयोगों में होता है और इससे प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। जो प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, भारी धातुएं, PAH और डाइऑक्सिन जैसे विषाक्त यौगिक शामिल हैं।
इसके अलावा अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सड़क वाहन, विमान और जहाज जीवाश्म ईंधन जलाने से महत्वपूर्ण मात्रा में प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित पदार्थों में ओजोन, पूर्ववर्ती, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NMVOCs जैसी ग्रीन हाउस गैसेस, पार्टिकुलेटेड मैटर और भारी धातुएं शामिल हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो एग्रीकल्चर में उत्पन्न होने वाले विषैला प्रदूषक जैसे कि कृषि पद्धतियाँ और पशुपालन में भी वायु प्रदूषण करने में उनका योगदान होता है। पशुपालन में और खाद से अमोनिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। फसल जलाने से भी CO, NOx, पार्टिकुलेटेड मैटर, भारी धातुएं और डाइऑक्सिन उत्सर्जित होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य गतिविधियां जैसे कि निर्माण कार्य है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इमारतों को गर्म करने के लिए जो हम हीटिंग सिस्टम्स लगाते हैं, लैंडफिल्स हैं, धूम्रपान है और घरेलू उत्पाद भी विभिन्न प्रदूषणों का वातावरण में योगदान करते हैं। अब अगर हम इससे आगे बढ़ें कि किस किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट पल्यूट हो रहा है, तो एक तो हमारा इंडोर एनवायरनमेंट पल्यूट हो रहा है जिसमें हम रहते हैं, दूसरा हमारा आउटडोर एनवायरनमेंट भी पल्यूट हो रहा है जहां पर हम लोग अपना मैक्सिमम टाइम देते हैं। तो वायु प्रदूषण को व्यापक रूप से दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक वह जो बाहर की हवा को प्रभावित करता है और वह जो अंदर की हवा को प्रभावित करता है। दोनों ही मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा करते हैं, लेकिन उनके स्रोत और सबसे अधिक प्रभावित होने वाली आबादी बहुत अलग अलग है। अब अगर मैं इंडोर एयर पोल्यूशन की बात करूं तो इंडोर वायु प्रदूषण से तात्पर्य घर के अंदर की हवा में अवांछनीय घटकों की उपस्थिति से है जो हवा की गुणवत्ता को खराब करते हैं और इसकी प्राकृतिक संरचना और रसायन विज्ञान को बाधित करते हैं। यह समस्या विशेष रूप से कम आय वाले देशों में अधिक गंभीर है, जहां लोग खाना पकाने के लिए बायोमास जैसे ईंधन का उपयोग करते हैं। इसके मुख्य जो स्रोत हैं वो हमारे खाना पकाने में उपयोग की जाने वाली बायोगैस, निर्माण सामग्री, साज सज्जा सामग्री, धूम्रपान, घरेलू उत्पाद और ड्राई क्लीनिंग रसायन शामिल हैं। जो सामान्य प्रदूषक जो इसके उत्सर्जन से हमारे वातावरण में आते हैं वो हो गए हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, तंबाकू का धुआं, एस्बेस्टो, लेड, रेडॉन, इंडोर पार्टिकुलेटेड मैटर्स, ये सभी इसमें शामिल हैं। और इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो समूह है वो घर के अंदर रहने वाला समूह है, जैसे कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। ये सबसे ज़्यादा इस इंडोर एयर पोल्यूशन से इफ़ेक्टेड होते हैं। अब मैं आगे बढ़ूँ तो हमारा आ गया आउटडोर एयर पोल्यूशन। तो आउटडोर एयर पोल्यूशन हमारा वो है जहाँ पर जो प्राकृतिक और मानव निर्मित जो स्रोत है उसके द्वारा हमारी बाहर की जो हवा है वो कंटामिनेट हो जाती है, जिसमें गैसों और कणों का मिश्रण होता है जो कि हमारे मानव स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो है पावर प्लांट्स और जो हमारे व्हीकल्स हैं उनका जो एमिशन हो रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज़ में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, घरों को हीटिंग करने के लिए जो हीट बाहर एमिट होती है, जो कंस्ट्रक्शन हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, वो सभी इसमें शामिल हैं। अब इससे जो प्रदूषक जनरेट होते हैं वो हमारे आमतौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, हमारे सल्फर ऑक्साइड्स हैं, ओजोन के कण हैं, जो हमारे पार्टिकुलेटेड मैटर्स PM2.5, PM10 हैं, हमारी जो हैवी मेटल्स हैं जैसे लेड की हम बात कर लें, ये सभी इसमें शामिल हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होते हैं इस आउटडोर पोल्यूशन से? तो जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है, जो हमारी इकोसिस्टम्स हैं, ये सभी इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमारी एम्बिएंट एयर अगर ख़राब हो जाएगी तो ये हमारी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। अब हम लोगों ने प्रदूषकों की बात तो कर दी। अब ये जो हमारी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको हम प्रदूषक भी कहते हैं, इनको हम कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं? अब इनको क्लासीफाई करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। तो उनका जो स्रोत है, सोर्स, उनके ओरिजिन की जो प्रोसेस है, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है और उनकी जो फिजिकल फॉर्म है, इसके बेसिस पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं, इसको क्लासीफाइड करते हैं। ये जो इनका क्लासिफिकेशन है ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक अध्ययन करने और नियंत्रण नीतियाँ बनाने में मदद करता है। अब मैं इसकी सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो ये जो क्लासिफिकेशन है यह बताता है कि जो प्रदूषक है, जो पॉल्यूटेंट्स है, वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है।
तो सबसे पहला जो हो गया वो एक तो या तो हमारे पास नेचुरल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये वो प्रदूषक हैं जो मानव गतिविधि में के हस्तक्षेप के बिना प्रकृति में होने वाली घटनाओं से निकलते हैं। जैसे हमने पहले भी जाना, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, या हमारी जो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, या जो हमारा सी सॉल्ट है, या हमारे फॉरेस्ट फायर्स है, जो लाइटिंग्स होती हैं, बिजली गिरती है, हमारी सॉइल आउटगैसिंग होती है। तो ये सारे हमारे नेचुरल जो हमारे सोर्सेज है उस पर आते हैं। दूसरा जो हमारे एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, जो मानवजनिक प्रदूषक हैं, ये वो प्रदूषक है जो मानवीय गतिविधियों के कारण आ रहे हैं, जैसे कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में होने वाला, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट से जो पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं, जो हम कंट्रोल बर्निंग करते हैं उसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं, ये हमारे एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स हो गए। इसके बाद अब मैं दूसरी क्लासिफिकेशन पे आऊँ जो है बिकॉज ऑफ द मेथड ऑफ ओरिजिन। तो उसकी वजह से यह वर्गीकरण जो है, ये जो क्लासिफिकेशन है, प्रदूषक के वायुमंडल में सीधे उत्सर्जित होने या उसकी बनने की प्रक्रिया पर ये आधारित होता है। सबसे पहला इसमें आएगा हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो अपने सोर्स से सीधे रिलीज हो जाते हैं, डायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं, और इसमें लगभग वही जो उसकी रासायनिक क्रिया है, जो हमारे वायुमंडल में होने वाली जो बेसिक केमिकल रिएक्शंस हैं, उसी के थ्रू ही हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। इसका जो उदाहरण है, जो पॉल्यूटेंट्स है, वो है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब अगले जो आते हैं वो है हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स से मिलकर बने हुए हैं, या दो से ज़्यादा जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपस में मिलकर जब केमिकल रिएक्शन करेंगे तो जो पॉल्यूटेंट रिलीज होगा वो हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होगा। तो इसमें हमारा आ जाता है ओजोन और पैरो एक्साइसिटिलीन नाइट्रेट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े हम तीसरे क्लासिफिकेशन में आए, तो वो है हमारा केमिकल कंपोजिशन। अब यह जो केमिकल कंपोजिशन है, इस पर हमारे पास दो तरीके से हो गए। एक तो हमारे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, दूसरे हमारे इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं। जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं ये कार्बन आधारित यौगिक होते हैं, कार्बन आधारित एलिमेंट्स जो प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं ये वो होते हैं। तो इसमें हमारा हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे, हमारा अल्कोहल आ जाएगा, कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं और एमाइंस आ गए। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में इसमें कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को छोड़कर जो अन्य तत्वों से जो बने हुए यौगिक होते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में आ जाते हैं। इसके उदाहरण हो गए जैसे हैलोजन है, सल्फर यौगिक्स हैं, हाइड्रोजन के जो अलग अलग यौगिक्स हैं, या जो फ्लाइंग ऐश है, ये सारे इस पे आ गए। अब अगर मैं अगर जो हमारा क्लासिफिकेशन है इज बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ अ मैटर, या उनकी जो फिजिकल स्टेट ऑफ द फॉर्म है, उसकी फिजिकल फॉर्म, उसके बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉल्यूटेंट है वो गैसेस पॉल्यूटेंट है, जो हमारे एनवायरनमेंट में गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, वो हमारे गैसेस पॉल्यूटेंट्स हो गए। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हो गई, सल्फर ऑक्साइड्स है, डाइऑक्साइड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या ओजोन है, ये हमारे सारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं। हम आगे आते हैं पार्टिकुलेटेड पॉल्यूटेंट्स में। तो पार्टिकुलेटेड पॉल्यूटेंट्स वो हैं जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जो एरोसोल पार्टिकल्स हैं उसके साथ सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, वो हमारे पार्टिकुलेटेड मैटर्स होते हैं। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो PM2.5 है, PM10 है और PM1.0 है। ये जो 2.5, 1 या 10 है, ये उसके साइज़ को बता रहा है कि उसकी डायमीटर क्या है। वो जो पार्टिकल है वो 2.5 डायमीटर का है, वो 10 माइक्रोमीटर की डायमीटर है, या 2.5 माइक्रोमीटर है, या 1 माइक्रोमीटर की उसकी डायमीटर के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा हमारे पास कुछ 6 जो कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जो कि प्रबंधन और हमारे स्वास्थ्य खतरों को समझने के लिए ये जो 6 हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर एक फॉर्म में यही पॉल्यूटेंट्स जो हैं हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मुख्य रूप से उत्सर्जित होता है, जिसका सबसे बड़ा मानव जनित स्रोत कोयला जलाने से बिजली संयंत्र या औद्योगिक बॉयलर में होता है। इसका जो सबसे बड़ा उत्सर्जन हो रहा है, यह वातावरण में ऑक्सीडाइज्ड होकर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाता है, जो अम्लीय वर्षा एसिडिक रेन का मुख्य कारण है। अगर मैं स्वास्थ्य के संदर्भ में बात करूं तो इसका वातावरण में रिलीज होने से आंखों में जलन है, फेफड़ों की जो हमारे फेफड़े हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं, या स्मोग
स्मोक का ये क्या कहते हैं फॉर्मेशन करने में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। दूसरा जो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एयर पॉल्यूटेंट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड्स। तो ये एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो मीथेन ऑक्सीकरण, बायोमास जलाने और जीवाश्म ईंधन के फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से उत्पन्न होता है, से जनरेट होता है। इसका सबसे बड़ा खतरा जो इसका हेल्थ इफेक्ट्स पड़ते हैं, ये हमारा जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इससे शरीर के जो टिश्यूज़ है उनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द, चक्कर आना और सीने में दर्द हो सकता है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण हमारा एयर पॉल्यूटेंट है वो है नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हमारे एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं, जिसमें NO और NO2 सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से अपनी भागीदारी निभाते हैं। और ये जो उत्सर्जित होते हैं जो हमारे व्हीकल्स के एमिशन से हो रहे हैं, जो भी हमारे औद्योगिक जो बॉयलर्स हैं, जो कंबस्टन की प्रोसेस हो रही है या बिजली संयंत्रों में, ये उत्सर्जित होते हैं। और यह न केवल अम्लीय वर्षा में योगदान करते हैं जबकि ओजोन के निर्माण के लिए भी एक आवश्यक प्रिकर्सर भी है। स्वास्थ्य पर इन पर जो प्रभाव पड़ता है ये हमारे फेफड़ों को क्षति कर पहुंचाते हैं। इससे निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अगला जो पॉल्यूटेंट है वो है ओजोन। तो ट्रोपोस्फेरिक और जमीनी स्तर की ओजोन एक द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स है और जो हमारे वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं के बीच सूर्य के जो प्रकाश में होने वाली जटिल सारे रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनती है ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं। इसमें इनके हाई कॉन्सेंट्रेशन में जो हमारे लंग्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, हमारा DNA RNA हमारा क्षतिग्रस्त हो सकता है, हमें मोतियाबिंद हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं इसके अलावा हमारा जो अगला जो पॉल्यूटेंट आता है ये हमारे पार्टिकुलेटेड मैटर हैं, जो हमारे एरोसोल पार्टिकल जो एनवायरनमेंट में हमारे एरोसोल पार्टिकल्स के साथ सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। इनका जो वर्गीकरण है वो PM10 हो गया और PM2.5 है, जो सबसे मुख्य रूप से हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। ये वाहनों के उत्सर्जन, बिजली संयंत्रण, धूल और लकड़ी जलाने सहित विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। PM2.5 जो है वो बारीक कणों फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिससे जो हमारे श्वसन की जो संबंधी समस्याएं हैं, जो हमारे फेफड़ों को क्षति पहुंचती हैं। इससे जो हमारा विजन है वो भी खराब हो जाता है। इसके अलावा अगला जो हमारा लास्ट और इम्पॉर्टेंट है, जो हम हैवी मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें आता है लेड। तो जो लेड है एक बहुत ही हैवी मेटल है, जिसका जो मुख्य स्रोत है वो लेड युक्त जो हमारे पेट्रोल हैं वो है। और अब यह मुख्य रूप से जो हमारे पेंट है, बिजली संयंत्र है और जो हमारा मेटल एक्सट्रैक्शन होता है उसके थ्रू ही हमारे एनवायरनमेंट में आता है। इसका सबसे खतरनाक प्रदूषकों में से एक है, क्योंकि यह शरीर में जब जमा होता है तो हमारी किडनियाँ हैं, हमारा ब्रेन है, इन सभी को ये डैमेज करता है। बच्चों में ये क्या करता है कि उनके जो डेवलपमेंट है उसको स्लो कर देगा, उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनकी याददाश्त में कमी आ सकती है। अब आगे हम बात करते हैं कि कैसे हम ये जो हमारी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ना इनको मेज़र करें, क्योंकि हमें पता चल गया कि क्या क्या इनके सोर्सेज हैं, कौन से सोर्सेज जो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं। अब ये एनवायरनमेंट में पा रहे हैं तो इनको हम मेज़र कैसे करें, इसके लिए हमें ये टेक्निक्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कैसे हम इन जो भी हमारे पार्टिकुलेटेड मैटर या जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन को कैसे मापते हैं, तो इसके लिए यह है कि कठोर प्रयोगशाला और फील्ड अध्ययन विधियों पर आधारित होती है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनको नापने के लिए जेकब और होसियर ने एक मेथड दिया था, ये जिसका इसे उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में हवा को एक विशेष अवशोषित विलयन एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम ऑर्सेनाइट होते हैं, उसे गुजारा जाता है। इसके बाद विभिन्न जो हमारे रिएजेंट्स हैं उनका उपयोग करके एक क्लोरीमीटर एनालिसिस किया जाएगा, जिसमें हम लोग 540 नैनोमीटर जहाँ पर एब्जॉर्ब होगी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उसका उपयोग करके हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा जो पर्टिकुलर 540 नैनोमीटर में कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड हमारा प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में। दूसरा आता है सल्फर डाइऑक्साइड के मापन करने के लिए, तो इसमें इम्प्रूव वेस्ट एंड गेक की मैथड का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को पोटेशियम टेट्राक्लोरोम्यूरेट विलयन में अवशोषित किया जाता है, जिससे एक जटिल यौगिक, एक कॉम्प्लेक्स हमारा एलिमेंट बनता है। इस यौगिक का भी रंगमिति जो हमारा क्लोरोमीटर एनालिसिस है उससे एनालिसिस किया जाता है, और ये भी हमें 560 नैनोमीटर में ही एब्जॉर्ब होता है, जिससे हमें पता चलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद जो हमारे पार्टिकुलेटेड मैटर्स आ गए, हमारे जो PM2.5 है, इसको मापने के लिए हम लोग जो मेथड का यूज़ करते हैं वो है कास्काडे इम्पैक्टर प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है।
तो PM 2.5 के बेसिकली हमें पता चल गया कि हमें कैस्केड इम्पैक्टर प्रिंसिपल का उपयोग करना है। इसमें हवा के नमूने जो होंगे, जो हमारे सैंपल्स हैं, उनको प्रोग्रेसिव फाइनर नोजल से उन्हें गुजारा जाता है, जिसमें जो छोटे कण हैं, जो हमारे पार्टिकुलेटेड बहुत ही स्मॉल साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं, वो अलग अलग जो लेयर्स हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं, इनके इकट्ठा करने के लिए हम ग्रेविटोमेट्रिकली जो हमारी ग्रेविटोमेट्रिकली एक मैथड, जो गुरुत्वाकर्षण की जो विधि है, उसका हमें यूज़ किया जाता है। इसके लिए एंडरसन सैम्पलर या फाइन पार्टिकुलेटेड सैम्पलर जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अगला जो है हमारा PM10 RSPM मापन के लिए, हम PM10 पार्टिकल्स के मापन के लिए हम लोग रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर भी बोला जाता है RSPM को। इसको मापने के लिए हम लोग साइक्लोन प्रिसिपिटेटर ग्रेविटोमेट्री का विधि का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में हवा को साइक्लोन से गुजारा जाता है। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग करके ये जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, इनको एक साइक्लोन फॉर्म में इनको वहाँ से गुजारा जाता है। जो शेष कण बचते हैं वो एक सतह पर एकत्र हो जाते हैं और जिनको मेज़र किया जाता है। इसके लिए RDS का उपयोग किया जाता है, रेस्पायरेबल डस्ट सैम्पलर्स का यूज़ किया जाता है। अगले जो हमारे हो गए हैवी मेटल्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये जो कण हैं, ये पदार्थ में फंसी भारी धातुओं को मापने के लिए हम एसिड डाइजेशन और ICP-AAS विधि का उपयोग करते हैं। ये जो प्रक्रिया है, इसमें एकत्र किए गए जो कण पदार्थ के नमूने हैं, उन्हें नाइट्रिक एसिड में घोला जाता है, उनमें डाइजेस्ट करवाया जाता है। फिर इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करके आर्सेनिक और निकल जैसी धातुओं को सटीक हमें एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, सटीक एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। लास्ट हमारा जब आता है, क्योंकि हमने ये सारी बातें कर ली, तो हमें मेट्रोलॉजिकल और एयर क्वालिटी को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पॉल्यूटेंट्स के बारे में पता चल गया। अब हमारी क्या एयर क्वालिटी है, उसके लिए क्या क्या मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स का रोल होता है, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो वायु प्रदूषण का स्तर केवल उत्सर्जन की मात्रा पर ही नहीं, बल्कि मौसम पर भी निर्भर करता है। जो हमारी एयर क्वालिटी है वो हमारे मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि हवा की क्या स्ट्रेंथ है, क्या डायरेक्शन है, क्या उसका टेम्परेचर है, किस तरीके से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये सारी प्रक्रियाएं निर्भर करती हैं। अब मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स को नापने के लिए 4 स्केल्स हैं। पहला तो माइक्रो स्केल है, यह 1 किलोमीटर या उससे कम के पैमाने पर वायुमंडलीय घटनाओं का अध्ययन करता है। इसमें इमारतों और पहाड़ियों में होने वाले स्थानीय वायु विक्षोभ, लोकल एयर टर्बुलेंस, डस्ट डेविल्स या जो हमारी हवा के तेज झोंके, ये सभी शामिल हैं। यह किसी विशेष साइट पर प्रदूषकों के मिश्रण, उसकी मिक्सिंग से को प्रभावित करता है। अगला जो स्केल आता है वो मैसो स्केल आता है, जिसको 1 to 1000 किलोमीटर तक का ये स्केल है। यह 1 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक के पैमानों पर घटनाओं का विश्लेषण करता है। यह संवहन प्रिंसिपल जो है हमारा कन्वेंशन के जो प्रिंसिपल है उस पर आधारित है, जहाँ गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे बैठती है। जो प्रदूषकों की सतह की जो डिस्पर्जन है, उसके लिए पैमाना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरणों में गरज के साथ तूफान, थंडरस्टॉर्म या भूमि एवं समुद्री हवाएं, ये सभी इसमें शामिल हैं। अगला आता है सिनॉप्टिक स्केल। यह 1000 किलोमीटर से बड़े पैमाने पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। यह उच्च और निम्न दबाव वाले क्षेत्र, हाई एंड लो प्रेशर जो एरियाज हैं के द्वारा ये संचालित होते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल चक्रवात जो है, हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो हमारे साइक्लोन्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं, या हम लोग हरिकेन्स की बात कर लें, तो ये सभी मौसम प्रणालियाँ इसमें शामिल हैं। अब जो अगला है स्केल है वो ग्लोबल स्केल है, जो ग्लोबली जो एक्सेप्टेबल है। यह विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर होने वाले मौसम पैटर्न का अध्ययन है। इसमें महीनों या वर्षों के समय मान पर होने वाली घटनाएं शामिल हैं, जैसा कि जो हमारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवों तक गर्मी का स्थानांतरण, कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है। उदाहरण के लिए हम लोग एल नीनो जो हमारा दक्षिण दोलन जो है, एल नीनो जो हमारा साइक्लोन आता है, वो इसमें शामिल है। तो हमने आज क्या देखा कि किस तरीके से जो एक वायु प्रदूषण है कि वैश्विक संकट है, और भारत के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण चुनौती है। अगर मैं इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के प्रदूषण की बात करूं, तो हमारी जो आबादी है, विशेषकर जो महिलाएं और बच्चे हैं, वो इससे गंभीर रूप से प्रभावित हैं। अब इनको नियंत्रित करने के लिए हमने जो प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषण की बात करी है, बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। और एक सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, जैसे ग्रीन एनर्जी, पब्लिक अवेयरनेस, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट पर हमें ध्यान देना चाहिए।
तो हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि शुद्ध हवा हमारा मूल अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।